वोट देते हैं वहां जितना मर्जी धोना धोना कर ले। यहां पर गुजरात से लेके त्रिपुरा, त्रिपुरा से लेके मेघालय और नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बट आप क्यों मानते हैं कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया? आपने कहा था कहीं पे कि कोई कंस्पिरेसी चल रही है क्या कांग्रेस के अंदर, कि वो राहुल गांधी को हटाना चाह रहे हैं? ना आज इस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये साजिश है, क्योंकि हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, वो सिंपैथी गार्नर करना चाह रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। सड़क पे कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 6 लोग, कहीं पे 12 लोग, कहीं पे 18 लोग, और कहीं तो राजस्थान में एक मंत्री ने यहां तक कह दिया अगर राहुल गांधी की सपोर्ट में नहीं आओगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। यानी कि आने वाले तैयार नहीं हो पा रहे लोग, भटकते फिर रहे कि कोई सपोर्ट में आ जाए। तो आपको लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? अरे किस बात का फायदा को? पूरे पिछड़े समाज का अपमान करने वाले को क्या लगता है पिछड़ा समाज सपोर्ट करेगा? क्या बाकी लोग जिनके लिए भारत का कानून एक जैसा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को सोचे जो देश के कानून से, उसको सपोर्ट करेंगे? जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है क्या उसको सपोर्ट करेंगे? योगदान क्या है उनका देश के लिए? क्या योगदान है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो बार बार कहते हैं कि हमारे परिवार ने कुर्बानी दी, अरे देश में 60 साल से ज्यादा राज आपके परिवार ने और आपकी पार्टी ने किया है। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी लेकिन उनको सांसद बनने का अवसर भी नहीं मिला, लेकिन आपके परिवार को कई बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, 3 पीढ़ियों को। आप बार बार ये कहते हैं कि वो विदेशी देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उन्होंने तो कभी इंटरवेंशन मांगा ही नहीं, और अभी भी अगर वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि दूसरे देशों को देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं है, तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए इससे। क्या भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, आप इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। बीजेपी बार बार ये बोलती है कि एक वेस्टर्न नैरेटिव है इंडिया के खिलाफ, उसकी ग्रोथ के खिलाफ वेस्टर्न एजेंडा चलता है, उसमें बहुत से भारतीय लोग भी मिले हुए हैं। अभी आपने बीबीसी टर्म यूज किया, आपने देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को लेके कितना बवाल हुआ, उसके बाद कुछ ओपेड्स वगैरह भी लिखे जाते हैं, मैगजीन में कवर होते हैं। बट क्या बीजेपी लेड सरकार, सेंट्रल सरकार इस नैरेटिव को इफेक्टिवली काउंटर कर पा रही है? अगर ये नैरेटिव है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको काउंटर करें, इफेक्टिवली करें। सन 2001 के बाद 22 साल हो गए, देश के अंदर और देश के बाहर, चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, एक सुनियोजित ढंग के साथ मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया। और मुझे बताइए, पूरे देश के कोर्ट्स, सभी जांच एजेंसियों ने अपनी जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक जाके निर्णय हुआ, तो उसके बाद बीबीसी कहां से जागी? 2023 में क्या महत्व था उसका? चुनाव आने से पहले सब ताकतें जाग जाती हैं। क्या देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बीबीसी हो गया है? आप तय कर लीजिए देश के अंदर किसका चलना चाहिए। और फिल्मों में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, तभी 2014 में 30 वर्षों के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला, और 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार सरकार 303 सीटों के साथ मिली तो नरेंद्र मोदी जी को मिली। और 22 साल के अपने राजनीतिक करियर में, 22 साल छोटे नहीं, कम नहीं होते, एक भी छुट्टी जिस व्यक्ति ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना ली हो, अपनी मां के देहांत के
यानी कि उनको अग्नि देने के 2 घंटे के बाद वो देश के लिए अपना काम वापस शुरू कर दें। मैंने तो अपने 48 साल के जीवन में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा, ये केवल नरेंद्र मोदी ने करके दिया। ये समर्पण भाव है। आप इनकी तुलना किससे करते हो? राहुल गांधी जी से। वो अपने आप को कहते हैं मैं सावरकर नहीं बन सकता। अरे भाई, तुम कुछ नहीं बन सकते। हर तीसरे महीने के बाद तुम्हें फॉरेन जाना है, विदेशी यात्रा पर जाना है। जिनकी छुट्टियां देश में नहीं होती, विदेश में होती, वो क्या देश के लिए समर्पित होंगे? जिनके लिए देश में नहीं होता, लेकिन नेतृत्व में बन रहा है। जी, मेरे पास 5 मिनट है। मैं आपसे थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी। उन्होंने अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जो फंक्शन आपका हुआ था, उसमें बिल्कुल खुले में बोला था कि करप्शन के खिलाफ जो फाइट चल रही है वो रुकेगी नहीं। बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया था। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो आजकल दिल्ली असेंबली में उन्होंने बहुत बयान किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ करप्शन के इशू पे और निजी करप्शन के इशू पे। आप उसका कुछ रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? मैं तो केजरीवाल जी पे हंस ही सकता हूं। मुझे उनका चेहरा देख के कई बार हंसी आती, कई बार रोना भी आता है। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति की राजनीति में आना ही झूठ पर हुआ हो, जो अपनी बेटियों की कसम झूठी खाकर राजनीति में आया हो, जिसने झूठ बोलने का निर्णय पड़ा, तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हुआ है। शराब घोटाले से लेकर बाकी घोटालों में उनके मंत्री जेल में गए हैं। वे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक 9 साल मुख्यमंत्री बनने को आ गए, लेकिन एक भी फाइल साइन नहीं की है। बहुत समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा, क्योंकि पता है साइन कर दिया तो जेल जाना पड़ेगा सिसोदिया के पीछे पीछे। लेकिन ये जो शराब घोटाला हुआ, ये इनकी ही देखरेख में हुआ है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ा सा भी दम है, मैं खुली चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर इतना सा भी दम है और साहस है और अपनी बातों में आपको विश्वास है, तो किसी चौराहे पर आकर सभी भरी सभा में वो बातें कहो जो आपने विधानसभा में कही हैं। अरे विधानसभा में तो संरक्षण लेते हो, बचते हो। कितने ऐसे मुकदमों में अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी है? जरा देश को बताइए, कितनी बार झूठ बोला है? कितने मुकदमे राहुल गांधी जी के खिलाफ चल रहे हैं जहां पे झूठ बोल के अवमानना के उनके मुकदमे चल रहे हैं? अगर इनकी बातों में दम होता तो कोर्ट में खड़े होकर कहते कि रोज सुनवाई कीजिए, इसको सत्य, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो नहीं किया, उल्टे दुम दबाकर भागे और माफी मांगी हर बार जाकर। अगर दम है अरविंद केजरीवाल जी, तो किसी भरी सभा में बोलकर देखो, फिर ना आपको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और माफी मांगनी पड़े। फिर उनके ऊपर भी डेफेमेशन का केस होगा? बहुत सारे लोग हैं करेंगे जी, क्योंकि झूठ बोलने का काम तो इनका जाता नहीं है। अगर सच बोलते हैं तो चौराहे बोल के करें ना, कौन रोकता है? सदन से सड़क पर आए, बोले। केजरीवाल है, मैं आज आपके नंबर 1 चैनल पर बोलकर जा रहा हूं। अरविंद, अनुराग जी, मैं कुछ सवाल स्पोर्ट्स पे आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम राइजिंग इंडिया की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स का बहुत हिस्सा है। हमने देखा है कि स्पोर्ट्स जिंदगी बदल देता है, खिलाड़ी की भी, उनके परिवारों की भी, कभी कभी पूरे गांव, पूरे शहर की जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, लोकसभा में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि खेलो इंडिया के तहत उन्होंने करीब 2500 एथलीट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनका सपोर्ट किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन मैं देख रही हूँ उस डेटा में जो प्रदेश ऑलरेडी स्पोर्ट्स में आगे हैं, जैसे हरियाणा, उनके बहुत खिलाड़ी हैं। कुछ प्रदेश जो स्पोर्ट्स में थोड़े पीछे हैं, उनके अभी भी कम खिलाड़ी हैं। आप इस डिसबैलेंस को कैसे
पे लगभग 100 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ है। दूसरी स्कीम है खेलो इंडिया एथलीट्स के लिए, जहां पर प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर लगभग 6,28,000 रुपया खर्च एक खिलाड़ी के ऊपर होता है। उसकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और उसको जेब खर्च भी दिया जाता है। टॉप स्कीम में भी खिलाड़ी को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च मिलता है, यानी कि बाकी सारा खर्चा भारत सरकार करती है। 6 लाख रुपया ओवर एंड अबव मिलता है पॉकेट अलाउंस के रूप में, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। इसी तरह से इन खिलाड़ियों को, खेलो इंडिया एथलीट्स को 1,20,000 रुपया जेब खर्च मिलता है, जो लगभग 3,000 खिलाड़ी जिनकी आपने चर्चा की। इसके अलावा हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं और हमने 1,000 खेलो इंडिया सेंटर देश भर में खोलने की शुरुआत की। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने 930